नमस्कार साथियों, अतुल्य भारत हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम बिजोलिया किसान आंदोलन पर चर्चा करेंगे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रारंभ करने से पूर्व एक बार हम बिजोलिया की स्थिति और उसकी स्थापना पर बात कर लेते हैं। अगर राजस्थान के नक्शे की बात की जाए तो मेवाड़ रियासत जो दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत आती थी। मेवाड़ रियासत कहाँ आती थी? दक्षिणी राजस्थान में। मेवाड़ में ही जो भीलवाड़ा वाला वर्तमान का प्रदेश है वहाँ पे कौन था? बिजोलिया ठिकाना था। ठीक है, बिजोलिया ठिकाना कहाँ पे था? मेवाड़ रियासत में। ठीक है, अब इस बिजोलिया की स्थापना किस प्रकार है उसकी बात करते हैं। मेवाड़ के एक बड़े प्रसिद्ध शासक हुए थे, नाम था राणा सांगा। ठीक है, और राणा सांगा का बाबर के साथ संघर्ष हुआ था। किसके साथ संघर्ष हुआ था? बाबर के साथ। किसमें? खानवा के युद्ध में। खानवा युद्ध में राणा सांगा का संघर्ष किसके साथ हुआ था? बाबर के साथ। खानवा युद्ध हुआ कब था? 1527 में। और हुआ कहाँ था? भरतपुर में। ठीक है, भरतपुर में हुआ था खानवा युद्ध। और इस युद्ध में राणा सांगा और बाबर का संघर्ष हुआ था। राणा सांगा की तरफ से इस युद्ध में राजस्थान के अनेकों राजा, राजकुमार एवं सामंत सम्मिलित हुए थे। ठीक है, मतलब राणा सांगा की तरफ से लड़ने के लिए राजस्थान के क्षेत्र के अनेकों सामंत और शासक राणा सांगा के नेतृत्व में शामिल हुए थे। इसी युद्ध में, किसमें? खानवा युद्ध में भरतपुर के अशोक परमार, ठीक है, अशोक परमार जो कहाँ के थे? जगनेर भरतपुर के रहने वाले थे। और ये खानवा युद्ध में राणा सांगा की तरफ से सम्मिलित हुए थे। राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में इनके पराक्रम और वीरता को देखते हुए किसको? अशोक परमार को ऊपरमाल कहाँ पे साथियों? ये दक्षिणी राजस्थान वाला भूभाग है ना, इसके अंतर्गत ऊपरमाल आता है। मेवाड़ क्षेत्र में ऊपरमाल की जागीर प्रदान की। कौन सी? ऊपरमाल की जागीर। और इसी ऊपरमाल की जागीर में अशोक परमार के द्वारा बिजोलिया ठिकाने की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर वर्तमान में हम ऊपरमाल की बात करें तो ऊपरमाल भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से लेकर बिजोलिया तक विस्तृत जो क्षेत्र है उसे हम ऊपरमाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर मिली थी। क्यों? क्योंकि खानवा युद्ध में अशोक परमार किसकी तरफ से लड़ा था? राणा सांगा की तरफ से लड़ा था। और राणा सांगा ने अशोक परमार की वीरता को देखते हुए, उसके पराक्रम को देखते हुए उसे मेवाड़ क्षेत्र में ऊपरमाल की जागीर प्रदान की। इसी ऊपरमाल की जागीर में इन्होंने बिजोलिया ठिकाने की स्थापना की। ठीक है, अशोक परमार मूलतः थे कहाँ के? जगनेर भरतपुर के थे। ठीक है, तो बिजोलिया मूलतः मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कौन सी श्रेणी का ठिकाना था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ठीक है, इसके अंतर्गत कुल 83 गांव आते थे। ठीक है, जो बिजोलिया ठिकाना था उसमें कुल कितने गांव सम्मिलित थे? 83 गांव सम्मिलित रहे। और इसे उस समय विजयावल्ली के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, वर्तमान में जो बिजोलिया है वह कहाँ, कौन से जिले के अंतर्गत आता है? भीलवाड़ा। ठीक है, वर्तमान में जो बिजोलिया है वह किस जिले के अंतर्गत आता है? भीलवाड़ा के अंतर्गत। ठीक है, वर्तमान में बिजोलिया किस जिले में आता है? भीलवाड़ा में। जब बिजोलिया का किसान आंदोलन हुआ था तो ये मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था जिसके अंतर्गत 83 गांव आते थे। इसकी स्थापना भरतपुर के अशोक परमार के द्वारा की गई थी। कहाँ पे की गई थी? ऊपरमाल में की गई थी। ऊपरमाल की जागीर अशोक परमार को राणा सांगा के द्वारा खानवा युद्ध में उसने जो वीरता दिखाई थी उससे खुश होकर प्रदान की गई थी। ठीक है, अब जब हमने बिजोलिया की स्थापना और उसकी वर्तमान और पूर्व स्थिति की बात कर ली, उसके बाद हम बात करते हैं कि बिजोलिया में जो किसान आंदोलन थे उसके कारण क्या रहे। ठीक है, जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, अगर उसकी कारणों की बात करें तो उसमें मुख्यतः 3 कारण रहे। ठीक है, अगर प्रथम कारण देखा जाए
तो जो अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीति थी, अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीति, औपनिवेशिक नीति, ठीक है, अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीति ने बिचौलिया किसान आंदोलन को दो प्रकार से प्रभावित किया था। कैसे? अंग्रेजों ने यहाँ पे जो औपनिवेशिक नीति अपनाई उसके परिणाम स्वरूप कृषि पर निर्भरता बढ़ती चली गई। कैसे? अंग्रेजों ने अपने यहाँ मतलब ब्रिटेन में अपने उद्योगों को विकसित करने के कारण जो भारत का हस्तशिल्प उद्योग था उसको पूर्णतः तहस नहस कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया, जिसके चलते जो हस्तशिल्प उद्योग में जो लोग लगे थे वो भी अब किसकी तरफ निकल गए? कृषि की तरफ, ठीक है। और कृषि क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ती चली गई, कृषि पर निर्भरता बढ़ती चली गई, जिसके चलते किसानों का शोषण होना प्रारंभ हुआ। दूसरा अगर कारण देखा जाए तो अंग्रेजों ने यहाँ के जो शासक थे, सामंत थे, उनके साथ विभिन्न संधियाँ की थी और इन संधियों के माध्यम से उन्हें गारंटी प्रदान की थी कि यदि कोई और राज्य या शासक आप पे आक्रमण करता है तो उनसे हम आपकी सुरक्षा करेंगे। मतलब जो बाह्य आक्रमण था, बाह्य आक्रमण से सुरक्षा की गारंटी, ठीक है। बाह्य आक्रमण से सुरक्षा की गारंटी किसने दी थी? अंग्रेजों ने दी थी। इसका परिणाम क्या हुआ? जो शासक अपनी प्रजा से, किसानों से मिलजुल कर रहते थे, जिनसे स्नेहपूर्ण संबंध बना के रखते थे, अब उन किसानों पर शासकों की निर्भरता समाप्त हो गई, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में जब आक्रमण होता था तो किसान, प्रजा, जो भी लोग थे वो किसका सहयोग करते थे? राजा का सहयोग करते थे। लेकिन अब जब अंग्रेजों ने सुरक्षा का वचन दे दिया था तो जो भारतीय सामंत और जो शासक थे वो किस पे निर्भर नहीं रहे? किसानों पर निर्भर नहीं रहे, इसलिए उनके स्नेहपूर्ण संबंध समाप्त होते चले गए। दूसरे कारण की हम बात करते हैं तो है विभिन्न प्रकार की लाग बाग, ठीक है। अभी लाग बाग क्या थी साथियों? जो भू राजस्व होता है ना, भू राजस्व के अतिरिक्त कर, जो भू राजस्व के अतिरिक्त जो कर लिया जाता था उसे लाग बाग कहा जाता था, ठीक है। यह नियमित भी होता था और अनियमित भी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं खिचड़ी लाग। अब खिचड़ी लाग क्या था? जब सामंत या शासक की सेना एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती थी तो वह जहां पर भी डेरा डालेगी, जहां पर भी रुकेगी, उसके आसपास जो गांव होंगे वह उस सेना को भोजन उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। तो आर्थिक रूप से ये किसान पे आके एक नया बोझ आ गया। अगला कमठा लाग। अगर सामंत अपने किले की मरम्मत करवाता है, उसका निर्माण करवाता है, पुनर्निर्माण करवाता है, तो उस पे जो खर्च आएगा उसका वहन भी कौन करेगा? किसान करेगा, ठीक है। इस तरह की बहुत सी लागें इस समय प्रचलित रही। बिचौलिया में इस समय इस प्रकार की 84 लागें प्रचलित रही, जिनमें चूड़ा लाग, कुंवर जी के घोड़े की लाग, पंडित की पाग लाग, बेगार प्रथा, चंवरी कर, ये सभी किसमें शामिल थी? इन 84 प्रकार की लागों में सम्मिलित थी, ठीक है। तीसरा लाता व कुंता प्रथा। तीसरा क्या था? लाता व कुंता। अभी लाता व कुंता क्या था? लाता व कुंता भू राजस्व निर्धारण की पद्धति थी। क्या थी? भू राजस्व निर्धारण की पद्धति, ठीक है। मतलब भू राजस्व किस प्रकार लिया जाएगा उसका निर्धारण लाता व कुंता के आधार पर किया जाता था। अब लाता व कुंता दो अलग अलग शब्द हैं और ये दो अलग अलग पद्धतियां रही। भू राजस्व की दो अलग अलग पद्धतियां रही। लाता अर्थात फसल के कटने के बाद उस पर भू राजस्व निर्धारित करना क्या कहलाता था? लाता, ठीक है। मतलब खड़ी फसल पे नहीं, कटने के बाद, जब फसल कटने के बाद लेट जाती है, लाता लेट गई, लाता से हम लेटने को भी जोड़ सकते हैं। कटने के बाद जब लेट गई फसल तो उस लेटी हुई फसल पर, मतलब कटी हुई फसल पर भू राजस्व के निर्धारण की पद्धति क्या कहलाती थी? लाता। जबकि खड़ी फसल पर, खड़ी कुंता
जो खड़ी फसल होती थी उसको क्या कहते थे? कुंता। तो खड़ी फसल पर जो भू राजस्व पद्धति निर्धारित की जाती थी उसे क्या कहा जाता था? कुंता। ठीक है, खड़ी फसल पर भू राजस्व निर्धारण की पद्धति क्या कहलाती थी? कुंता। ठीक है, फसल कटने के बाद क्या कहलाती थी? लाता। और जब फसल खड़ी होती थी उस पर भू राजस्व निर्धारण की पद्धति क्या कहलाती थी? कुंता प्रथा कहलाती थी। ठीक है, ये कारण मुख्यतः बिजोलिया में किसान आंदोलन के रहे। अब हम बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन में किस प्रकार गति आई, उसका नेतृत्व किसने किया। तो आप सभी को ज्ञात है साथियों कि बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से लेकर 1941 तक लगातार 44 वर्ष तक चला। कितने वर्ष चला? 44। ठीक है, 1897 से लेकर 1941 तक लगातार 44 वर्ष चला और यह राजस्थान ही नहीं अपितु भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। ठीक है, जो बिजोलिया किसान आंदोलन था वह राजस्थान ही नहीं अपितु भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन रहा। जब यह 44 वर्ष चला तो किसी एक व्यक्ति द्वारा इतने लंबे समय तक नेतृत्व करना संभव नहीं था। ठीक है, इसी कारण हमने बिजोलिया किसान आंदोलन को इसके नेतृत्वकर्ताओं के आधार पर 3 भागों में डिवाइड कर इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो प्रथम चरण था उसे हम 1897 से लेकर 1915 तक, दूसरे चरण के अंतर्गत 1915 से लेकर 1923 तक तथा तीसरे चरण के अंतर्गत 1923 से लेकर 1941 के काल की बात करेंगे। प्रथम चरण के अंतर्गत जो नेतृत्वकर्ता थे वो साधु सीताराम दास। ठीक है, कौन थे? साधु सीताराम दास। अब साधु सीताराम दास अकेले नहीं थे, लेकिन मुख्य भूमिका साधु सीताराम दास की रही, इसलिए प्रथम चरण के अंतर्गत जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? साधु सीताराम दास ही मान जाएंगे। इसके अलावा फतेहगंज चारणा, ब्रह्मदत्त आदि भी इसमें इनका सहयोगी रहे, लेकिन मुख्य भूमिका किसकी रही? साधु सीताराम दास की। द्वितीय चरण के अंतर्गत विजय सिंह पथिक तथा तृतीय चरण के अंतर्गत माणिक्यलाल वर्मा व जमनालाल बजाज ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। अब आंदोलन किस प्रकार प्रारंभ हुआ, किस प्रकार बिजोलिया की जनता, किसानों और राव के बीच में जो संबंध थे वो बिगड़ते चले गए। 16वीं शताब्दी से लेकर, मतलब बिजोलिया की जब स्थापना हुई तब से लेकर 1894 तक जो बिजोलिया के राव थे उनके बीच और वहाँ के किसानों के बीच जो संबंध रहे वह स्नेहपूर्ण रहे। लेकिन 1894 के बाद कृष्णदास की नीतियों के चलते, कृष्णदास कौन थे? बिजोलिया के राव थे इस समय। कृष्णदास की नीतियों के चलते और किसान थे, इनका रुख बिजोलिया के राव के प्रति बदलता चला गया। क्यों बदलता चला गया? कृष्णदास के द्वारा बिजोलिया क्षेत्र में 84 प्रकार की लाग बाग लगाई गई थी। कृष्णदास जो कि बिजोलिया के राव थे, उन्होंने बिजोलिया क्षेत्र में 84 प्रकार की लाग बाग लगा रखी थी। मतलब किसान का लगभग 87% जो आय होती थी वह इन 84 प्रकार की लाग बाग में खर्च हो जाती थी। उसके पास जीवन यापन करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं बचता था। ठीक, 1897 में गिरधारीपुरा गांव, कौन से गांव? गिरधारीपुरा गांव के किसान गंगाराम धाकड़। ठीक है, गिरधारीपुरा नामक एक गांव था बिजोलिया में और उसके किसान गंगाराम धाकड़, उनके पिता की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के चलते मृत्यु भोज का आयोजन किया। इस मृत्यु भोज में बिजोलिया ठिकाने के बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए।
इस मृत्यु भोज के दौरान ही बिजोलिया के जो किसान थे उनमें से किसी ने कहा कि कृष्णदास के द्वारा, किसके द्वारा? कृष्णदास के द्वारा जो हम पर विभिन्न प्रकार की लाग बाग लगाई गई हैं, अगर उनकी शिकायत हम किससे करें? मेवाड़ महाराणा से करें। क्यों? क्योंकि बिजोलिया ठिकाना किसका भाग था? मेवाड़ का भाग था। मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था, उसी का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हम कृष्णदास की शिकायत मेवाड़ महाराणा से करें तो शायद मेवाड़ महाराणा हमारी सुने और हम पर जो इतने शोषणकारी नीतियाँ लागू हुई हैं, हम पर जो इतनी लाग बाग लागू हुई हैं, उनमें हमें कुछ रियायत मिल जाए। इसी उद्देश्य से नानजी पटेल व ठाकरी पटेल, नानजी व ठाकरी पटेल को मेवाड़ भेजा गया। कहाँ भेजा गया? मेवाड़। ठीक है, ये किसानों की मांग लेकर कहाँ गए थे? मेवाड़ गए थे। और मेवाड़ महाराणा जो कौन थे इस समय? फतेह सिंह इस समय मेवाड़ महाराणा थे। ये कौन से फतेह सिंह हैं? जिनको केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी चुंगटियां भेंट की थी ना, ये वही फतेह सिंह है। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह किसे मिलने गए, लेकिन मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह उन्हें वहां उपस्थित नहीं मिले, जिसके चलते नानजी व ठाकरे पटेल ने जो दरखास्त थी, जो अर्जी लेकर गए थे, उसको कहाँ छोड़ दिया? मेवाड़ दरबार में छोड़ दिया। फतेह सिंह जब वापस लौट कर आए और उन्होंने उनकी अर्जी को जब देखा तो उन्होंने हामिद हुसैन को बिजोलिया भेजा। कहाँ भेजा? बिजोलिया भेजा कि भाई यहाँ पर क्या स्थिति है उसकी आप जानकारी लें और मुझे इससे अवगत करवाएं। ठीक है, हामिद हुसैन बिजोलिया पहुंचा और जब वह कृष्णदास से मिला तो कृष्णदास को सारा मामला पता चला। कृष्णदास ने क्रोधित होकर जो नानजी पटेल थे, कौन थे? नानजी पटेल और ठाकरे पटेल, इन दोनों को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया, बिजोलिया से बाहर निकाल दिया। ठीक है भाई, इसकी कृष्णदास की शिकायत की थी ना, तो इन दोनों को बिजोलिया से निकाल दिया गया। हामिद हुसैन ने और जो किसानों की स्थिति से अवगत करवाया फतेह सिंह को, उसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल वहाँ के जो किसान हैं उनकी स्थिति दयनीय है। फिर भी फतेह सिंह ने कृष्णदास पर कोई कार्रवाई नहीं की। परिणाम स्वरूप कृष्ण सिंह ने 1903 में एक नवीन कर चंवरी कर बिजोलिया के किसानों पर लागू कर दिया। ठीक है, फतेह सिंह ने 1903 में चंवरी कर लागू कर दिया। अब देखो साथियों, 1897 में पहले से ही किसान आक्रोशित होने लग गए थे और एक नवीन कर भी लग गया। और ये नवीन कर जो लगाया गया था वह विवाह कर था जो प्रति किसान 5 रुपए दे था। जिस किसान की बेटी की शादी होगी, मतलब किसी भी किसान की पुत्री की अगर शादी होती है तो उसे ठिकाने को 5 रुपए कर के रूप में देने पड़ेंगे। ठीक है, अब 84 प्रकार की लाग बाग, चमरी कर, इसी के साथ इस दौरान 1899 से लेकर 1900 के बीच में एक अकाल पड़ा था, जिसका नाम हम छप्पनिया अकाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1899 से लेकर 1900 ईस्वी में जो अकाल पड़ा था, जो छप्पनिया अकाल के नाम से जाना जाता है, और उसने राजस्थान को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया था, जिसके चलते किसानों की स्थिति और ख़राब हो गई थी। ठीक है, अब 84 प्रकार की लाग बाग, छप्पनिया काल का प्रभाव और 1903 में चमरी कर नामक एक नए कर को लागू किया जाना, इसने किसानों की स्थिति बहुत बिगाड़ दी, आर्थिक रूप से स्थिति और खराब कर दी, जिसके चलते किसानों ने यह निर्णय लिया कि वे अपनी पुत्रियों की शादियां ही नहीं करेंगे। भाई 5 रुपए कर के रूप में देने की स्थिति नहीं थी, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया कि हम अपनी बेटियों की शादी नहीं करेंगे। अगले 2 वर्ष तक किसानों ने शादियां भी नहीं की। लेकिन 1905 में किसानों के द्वारा लगभग 200 ऐसी कन्याओं को लेकर कृष्णदास के समक्ष उपस्थित हुए जिनकी विवाह लायक उम्र हो गई थी, और किसानों ने कहा कृष्णदास को कि कृष्णदास जी, राव जी, हम ये कर देने की स्थिति में नहीं है, तो हमें चमरी कर से मुक्ति दीजिए, हमसे ये कर हटाइए। तो कृष्णदास का कहना था कि आप ऐसे कीजिए, अपनी बेटियों को और बाजार में बेच दीजिए,
क्या कीजिए, अपनी बेटियों को बाजार में बेच दीजिए और उससे जो आय प्राप्त हो उसमें से चंवरी कर चुकाकर और फिर आप अपनी बेटियों की शादियां कर दीजिए। इस बात से किसान बहुत आक्रोशित हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि वे बिजोलिया को छोड़कर कहाँ चले जाएंगे, ग्वालियर चले जाएंगे। किसी व्यक्ति ने कृष्णदास को सूचित किया कि आपकी बात से नाराज होकर बिजोलिया के किसानों ने निर्णय लिया है कि वे बिजोलिया को छोड़कर ग्वालियर की तरफ गमन कर जाएंगे। और वे जब जा रहे थे तो कृष्णदास तुरंत किसानों से मिलने पहुंचा, क्योंकि कृष्णदास को पता था कि अगर किसान चले जाएंगे तो खेती कौन करेगा, और खेती नहीं होगी तो लगान कहाँ से मिलेगा। तो कृष्णदास ने किसानों से आकर माफ़ी मांगी और कहा कि मैं यह चंवरी कर समाप्त कर दूंगा। लेकिन ना तो उसने चंवरी कर समाप्त किया और अगले ही वर्ष उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1906 में कृष्णदास की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब कृष्णदास मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो ठिकाने में नया राव गद्दी पर बैठा। ठीक है, कृष्णदास की मृत्यु के उपरांत नए राव के रूप में पृथ्वी सिंह को बिजोलिया का राव नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया, पृथ्वी सिंह को। कृष्णदास की मृत्यु के उपरांत 1906 में पृथ्वी सिंह बिजोलिया का राव बना और जब इसकी ताजपोशी हुई तो तलवार बंधाई की रस्म हुई। कौन सी रस्म हुई, तलवार बंधाई। ठीक है, अब तलवार बंधाई में होता क्या था साथियों कि जो शासक बन रहा होता था या जो गद्दी पे बैठ रहा होता था उसकी कमर पर तलवार बांधी जाती थी। ठीक है, और इस रस्म के दौरान ही जो मेवाड़ महाराणा थे उन्हें तलवार बंधाई के समय कुछ रकम भेजी जाती थी। ठीक है, जिसे नजराना भी कहते थे। क्या कहते थे, नजराना। और इसी प्रक्रिया से उस शासक की, उस सामंत की गद्दी की पुष्टि होती थी कि वह उसका कानूनन गद्दी का उत्तराधिकारी है। ठीक है, इस तलवार बंधाई की रकम को भी किससे वसूला गया, किसानों से वसूला गया। इसी समय साधु सीताराम दास द्वारा, किसके द्वारा, साधु सीताराम दास के द्वारा पहली बार कहा गया कि वे तलवार बंधाई की रकम ठिकाने को नहीं देंगे। उन्होंने इनकार कर दिया कि वे, साधु सीताराम दास ने क्या कहा कि वे तलवार बंधाई की रकम किसको नहीं देंगे, ठिकाने को नहीं देंगे। और साथ ही अनेक किसानों को भी इस बात के लिए प्रेरित किया। इसी के चलते साधु सीताराम दास को बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, साधु सीताराम दास को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा पहली बार किसानों को प्रेरित किया गया और लगान लाग बाग ना देने की बात की गई। तो इनके द्वारा ही एक तरह से बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ किया गया था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। साधु सीताराम दास के द्वारा 1915 तक लगातार नेतृत्व किया गया। 1915 के बाद हम दूसरे चरण पे आते हैं। ठीक है, कौन से चरण में आते हैं, दूसरे चरण में आते हैं। दूसरे चरण पे मैंने साथियों आपको बताया था नेतृत्वकर्ता कौन था, विजय सिंह पथिक। ठीक है, विजय सिंह जो पथिक थे वह मूलतः बुलंदशहर के थे। कहाँ के थे, बुलंदशहर। और बुलंदशहर कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश में। विजय सिंह पथिक मूलतः बुलंदशहर के थे। इनके पिता का नाम हमीर सिंह व माता का नाम कमल कुमारी था। ये दोनों भी स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़े हुए थे। इनका प्रारंभिक नाम भूप सिंह था। क्या नाम था, भूप सिंह। विजय सिंह पथिक था उनका मूल नाम या प्रारंभिक नाम, पहला नाम क्या था, भूप सिंह था। और भूप सिंह सचिंद्र सान्याल व रास बिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल और रास बिहारी बोस के प्रभाव से इन्होंने क्रांतिकारी मार्ग अपनाया था। ये क्रांतिकारी मार्ग पर आगे बढ़े थे। रास बिहारी बोस के द्वारा 1915 में संपूर्ण भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना
बनाई गई थी। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा। 1912 में जो दिल्ली के केस है, लॉर्ड हार्डिंग पे बम जो कांड है, वो भी रास बिहारी बोस की योजना थी। और रास बिहारी बोस के द्वारा ही 1915 में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी कि संपूर्ण भारत में जगह जगह पर क्रांतिकारी घटनाओं का आयोजन किया जाएगा। और इस सशस्त्र क्रांति में अजमेर क्षेत्र का जो दायित्व था वह गोपाल सिंह खरवा व भूप सिंह को सौंपा गया। भूप सिंह कौन? विजय सिंह पथिक। ठीक है, गोपाल सिंह खरवा व भूप सिंह को किसका दायित्व सौंपा गया था? अजमेर क्षेत्र में क्रांति का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह ने इस क्रांति की संपूर्ण तैयारियां कर ली थी, क्रांतिकारियों को एकत्रित कर लिया था, गोला बारूद हथियार की व्यवस्था कर ली थी। लेकिन इसी दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा अंग्रेजों को यह सूचना दे दी गई, किसी मुखबिर ने अंग्रेजों को यह सूचित कर दिया कि इस प्रकार की कोई योजना का आयोजन किया जाएगा, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार ने जगह जगह छापेमार कार्रवाई की और जो क्रांतिकारी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया, गोला बारूद था उसे अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अजमेर में भूप सिंह और गोपाल सिंह खरवा थे, उन्हें इसकी सूचना पहले ही मिल गई, जिसके चलते इन्होंने क्रांतिकारियों को जंगल में इधर उधर भेज दिया तथा गोला बारूद को भी वहाँ से हस्तगित कर दिया, हटा दिया। लेकिन शक के आधार पर गोपाल सिंह खरवा व भूप सिंह दोनों को टोडगढ़ किला कहाँ पे है? अजमेर में। टोडगढ़ किला जो अजमेर में है, जिसकी स्थापना किसी कर्नल टोड के द्वारा की गई थी, इस टोडगढ़ किले में नज़रबंद कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि इनके खिलाफ उस समय किसी प्रकार के कोई सबूत नहीं मिले थे, जिसके चलते इन्हें नज़रबंद तो कर दिया गया, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी। कुछ समय बाद अंग्रेजों को पता चला कि लाहौर षड्यंत्र केस में इनकी भूमिका थी, इस कारण इन दोनों को लाहौर भेजने की बात चल रही थी। ठीक है, किसको? गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह को भेजने की बात चल रही थी और इसकी सूचना भूप सिंह को मिल गई, जिसके चलते ये दोनों टोडगढ़ से फरार हो गए। कब? 1915 की बात है। ठीक है, गोपाल सिंह खरवा यहाँ से फरार होकर अपने गांव खरवा चले गए, जहाँ से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि भूप सिंह यहाँ से टोडगढ़ से फरार होकर कहाँ पहुँचे? ओछड़ी गांव पहुँचे, जो कहाँ आता है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के ओछड़ी गांव चले गए। ठीक है, गोपाल सिंह खरवा को खरवा गांव से गिरफ्तार कर लिया गया और उनको फांसी दे दी गई, जबकि भूप सिंह का इन्हें अंग्रेजों को पता नहीं चला कि वह कहाँ है। क्यों नहीं पता चला? कि भूप सिंह जैसे ही ओछड़ी गांव पहुंचे तो इन्होंने अपना नाम विजय सिंह पथिक रख लिया था। विजय सिंह पथिक, इन्होंने भूप सिंह के स्थान पर विजय सिंह पथिक नाम क्यों रखा? अपनी पहचान छुपाने के लिए। ठीक है, अंग्रेजों को पता नहीं चले कि भाई भूप सिंह कहाँ है, इसलिए उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया? विजय सिंह पथिक रख लिया। 1915 के बाद ही ये विजय सिंह पथिक के नाम से जाने गए। और कहाँ चले गए? ओछड़ी गांव, चित्तौड़गढ़। इसके उपरांत इन्होंने आजीवन दाढ़ी मूछ बढ़ा के रखी और विजय सिंह पथिक के नाम से ही जाने गए। ठीक है, अब ओछड़ी गांव में जब ये आए तो इनके द्वारा वहाँ पर शिक्षक का कार्य प्रारंभ किया गया। क्या कार्य प्रारंभ किया गया? शिक्षक का। विजय सिंह पथिक के द्वारा ओछड़ी गांव में शिक्षक का कार्य प्रारंभ किया गया। क्या कार्य प्रारंभ किया गया? शिक्षक का कार्य प्रारंभ किया गया। और इसी दौरान शिक्षक के कार्य कर रहे थे, इसी दौरान वे विद्या प्रचारिणी सभा किसके? हरिभाई किंकर के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, जो हरिभाई किंकर थे, हरिभाई किंकर द्वारा स्थापित विद्या प्रचारिणी सभा से जुड़ गए। 1915 में विद्या प्रचारिणी सभा का सम्मेलन चित्तौड़ में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? चित्तौड़। इस सम्मेलन में साधु सीताराम दास, कौन? साधु सीताराम दास भी सम्मिलित हुए थे और विजय सिंह पथिक ने इसमें अपना भाषण दिया था। जब वे भाषण दे रहे थे तो साधु सीताराम दास इनसे बहुत प्रभावित हुए और साधु सीताराम दास ने विद्या प्रचारिणी सभा के चित्तौड़ सम्मेलन में विजय सिंह पथिक को आमंत्रित किया कि आप बिजोले आइए।
उन्हें बिजोलिया के किसानों के बारे में बताया, आंदोलन के बारे में बताया और उन्हें कहा कि आप बिजोलिया आइए और इस किसान आंदोलन का आगे नेतृत्व कीजिए। विजय सिंह पथिक ने साधु सीताराम दास की जो प्रस्ताव था उसे स्वीकार कर लिया और वे कहाँ आ गए, बिजोलिया आ गए। पर इसी के साथ बिजोलिया का नेतृत्व किसने करना शुरू किया, विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक जब बिजोलिया आए तो इनके द्वारा 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है, विजय सिंह पथिक बिजोलिया आ गए और इनके द्वारा 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है, कहाँ की गई, बेरीसाल गांव में और ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई, विजय सिंह पथिक के द्वारा। और इसके अध्यक्ष के रूप में मन्ना पटेल को नियुक्त किया गया। 1917 में विजय सिंह पथिक के द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई और इसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, मन्ना पटेल को। ऊपरमाल पंच बोर्ड जो बिजोलिया अर्थात ऊपरमाल का जो क्षेत्र था उसके जो पंच थे उनका एक संगठन बनाया गया था और इसी के द्वारा आने वाले समय में जो बिजोलिया किसान आंदोलन की थी उसका नीति निर्माण किया जाना तय हुआ। 1917 के उपरांत 1917 के उपरांत विजय सिंह पथिक के द्वारा प्रताप, मराठा, अभ्युदय ये समाचार पत्र थे। क्या थे, समाचार पत्र। और इन समाचार पत्रों के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को अखिल भारतीय रूप से प्रसारित किया था। ठीक है, इन समाचार पत्रों में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के बारे में लिखना शुरू किया, जिसके चलते बिजोलिया किसानों की स्थिति के बारे में अखिल भारतीय स्तर पर पता चला और बिजोलिया चर्चा का विषय बन गया। इनमें से जो प्रताप नामक पत्र था वह कानपुर से छपता था और गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे। कौन थे संपादक, कानपुर से छपता था और गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे। ठीक है, मराठा तिलक का पत्र था और इन समाचार पत्रों की वजह से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया जो राजस्थान के एक सीमित क्षेत्र तक ही चर्चित था उसे अखिल भारतीय स्तर तक चर्चित बना दिया और इसी कारण विजय सिंह पथिक को भारतीय किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। भारतीय किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, विजय सिंह पथिक को। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक अगर देखा जाए तो किसको कहा जाता है, साधु सीताराम दास को, जबकि भारतीय किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, विजय सिंह पथिक को। इसके उपरांत विजय सिंह पथिक, ठीक भाई, अखिल भारतीय रूप से इसको चर्चित बना दिया। उसके बाद में विजय सिंह पथिक 1919 में वर्धा पहुंचे। 1919 में विजय सिंह पथिक कहाँ पहुंचे, वर्धा, महाराष्ट्र। ठीक है, क्यों पहुंचे, क्योंकि यहां पर कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन हो रहा था। कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन हो रहा था। कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में वर्धा पहुंचकर विजय सिंह पथिक के द्वारा महात्मा गांधी से बिजोलिया के बारे में वार्तालाप की गई। गांधी जी को इसके बारे में बताया गया। यद्यपि 1919 में गांधी जी से मिलने से पूर्व 1919 में गांधी जी से मिलने से पूर्व मेवाड़ सरकार द्वारा बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बिजोलिया भेजा गया था और उस आयोग के द्वारा कुछ रियायतों की सिफारिश भी की गई थी, लेकिन किसानों को किसी प्रकार की रियायत नहीं मिली थी, जिसके चलते विजय सिंह पथिक 1919 में वर्धा कांग्रेस सम्मेलन में शामिल हुए, गांधी जी से मिले और गांधी जी से मिलकर उन्हें बिजोलिया में हस्तक्षेप करने की बात कही, लेकिन गांधी जी ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। फिर भी गांधी जी ने अपने सचिव महादेव देसाई को
बिजोलिया भेजा। बिजोलिया की स्थिति का जायजा लेने के लिए गांधी जी ने अपने सचिव जो थे महादेव देसाई, उनको कहाँ भेजा? बिजोलिया भेजा। और महादेव देसाई ने जब इनको आकर बिजोलिया की स्थिति के बारे में अवगत कराया तो तिलक ने कहा कि कांग्रेस को बिजोलिया में हस्तक्षेप करना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए। गांधी जी फिर भी इस बात के लिए सहमत नहीं हुए और उन्होंने तिलक को यह कहते हुए संतुष्ट किया कि वे मदन मोहन मालवीय से बात करेंगे कि वे महाराणा फतेह सिंह से मिलें तथा उन्हें बिजोलिया की स्थिति से अवगत करवाएं, क्योंकि मदन मोहन मालवीय के मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के साथ अच्छे संबंध थे, जिसके चलते गांधी जी ने ये बात कही। गांधी जी इस आंदोलन से दूर रहे। वर्धा में ही 1919 में विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई और राजस्थान सेवा संघ द्वारा वर्धा से राजस्थान केसरी नामक पत्र विजय सिंह पथिक के द्वारा निकाला गया। 1920 में राजस्थान सेवा संघ को वर्धा से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। 1920 में आपको पता है साथियों, 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो ब्रिटिश सरकार को यह डर था कि असहयोग आंदोलन राजस्थान की रियासती क्षेत्रों में ना फैल जाए, मेवाड़ तक ना आ जाए। इसी कारण 1922 में राजस्थान के एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड बिजोलिया आए। कहाँ पे आए? बिजोलिया आए। 1922 में राजस्थान के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड बिजोलिया आए और इनके द्वारा जो बिजोलिया में जो 84 प्रकार की लाग बाग थी, उनमें से 35 प्रकार के लाग बाग को समाप्त कर दिया गया। लेकिन ये भी केवल कथन ही रह गया, ये कभी करनी में नहीं आया। ये रियायतें भी क्या हुई? पूर्ण तरह से लागू नहीं हो पाई। 1923 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पथिक को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया गया। पथिक को क्या करना था? गिरफ्तार करना था, जिसके चलते पथिक भूमिगत हो गए। क्या हो गए? भूमिगत। और भूमिगत होने के बाद में उन्होंने उमा जी का खेड़ा नामक एक स्थल था। कौन सा स्थल था? उमा जी का खेड़ा। भूमिगत होने के बाद में विजय सिंह पथिक ने उमा जी का खेड़ा नामक स्थल से इस आंदोलन का आगे का नेतृत्व किया, लेकिन वह उस रूप में सक्रिय नहीं रहे जिस प्रकार वह 1915 से लेकर 1923 तक आंदोलन में सक्रिय रहे। विजय सिंह पथिक के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था व्हाट आर द इंडियन स्टेट। ठीक है, विजय सिंह पथिक द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी इस दौरान जिसका नाम क्या था? व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। वीर भारत सभा की स्थापना भी विजय सिंह पथिक के सहयोग से की गई थी। ठीक है, अब हम आंदोलन के तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। द्वितीय चरण की समाप्ति के उपरांत तीसरे चरण में जो आंदोलन था उसमें जो नेतृत्व करता थे वह कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा और जमनालाल बजाज। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा और जमनालाल बजाज। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा इस दौरान पंछीड़ा गीत लिखा गया था। ठीक है, पंछीड़ा गीत लिखा गया था और यह गीत बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान आम जन के मुंह पर चढ़ गया था, बहुत प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, इस पे कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि पंछीड़ा गीत किसके द्वारा लिखा गया था, किस किसान आंदोलन में यह प्रसिद्ध हुआ था? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया था। 1941 में जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे टी राघवाचारी, मेवाड़ प्रधानमंत्री टी राघवाचारी द्वारा मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा गया। 1941 में टी राघवाचारी द्वारा मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा गया और
मोहन सिंह मेहता द्वारा माणिक्य लाल वर्मा से बातचीत की गई और इस बातचीत में किसानों की अधिकांश मांगे मान ली गई। इसी के साथ बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया। जमनालाल बजाज भी 1923 से 1941 के बीच नेतृत्व करता रहे। जमनालाल बजाज को गुलाम नंबर 4, गांधी जी का 5वां पुत्र, आदि नामों से भी जाना जाता है। ये मूलतः सीकर के रहने वाले थे और वर्तमान में जो बजाज इंडस्ट्रीज है उसके मालिक हैं राहुल बजाज, उनके दादा थे। ठीक है, उनके दादा थे। अब हमने लगभग सभी बातें कर ली हैं बिजोलिया से संबंधित। इससे संबंधित 2 फैक्ट और बच गए साथियों। एक, भंवरलाल सराफ प्रज्ञाचक्षु, इन्हें प्रज्ञाचक्षु भी कहा जाता है, के द्वारा इस समय एक गीत लिखा गया था मान मान मेवाड़ा करके। वह भी इस आंदोलन के दौरान बहुत प्रसिद्ध हुआ था। और साधु सीताराम दास द्वारा इस समय ऊपरमाल डंका नामक एक हस्त लिखित पत्र निकाला जाता था। साधु सीताराम दास के साथ इसमें राम नारायण चौधरी भी संपादक का कार्य करते थे। इसी के साथ बिजोलिया किसान आंदोलन यहाँ समाप्त होता है। अगली क्लास में हम किसी नए टॉपिक के साथ एक बार आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।